नमस्कार दोस्तों। कई विद्यार्थियों के फ़ोन कॉल और मैसेजेस आ रहे थे कि सर जो अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसके कुछ डेमो के बारे में बताइए। तो देखिए, पत्राचार संबंधी और अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित आपने व्याख्याता भर्ती में जो जोड़ा गया है उसकी अनुक्रमणिका देख लीजिए आप लोग। इसमें शब्दावली है सबसे पहले, फिर जनसंचार का माध्यम है, पत्रकारिता के विविध आयाम भी दिए गए हैं, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन भी है, और पत्रकारिता के लेखन के विविध रूप और लेखन की प्रक्रिया, विशेष लेखन में स्वरूप, प्रकार तथा सृजनात्मक लेखन, कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, स्ववृत लेखन, रोजगार संबंधी आवेदन, शब्दकोश में उपयोग एवं पद्धति, और रिपोर्टाज, यात्रा वर्णन, डायरी, निबंध, कहानी, ये जो लिखने का तरीका क्या होता है वो सारी बातें हैं। तो ये समाज अभिव्यक्ति और माध्यम के नाम से एक कक्षा 11-12 में पुस्तक चलती है। वो करीबन है, देखिएगा, कम से कम 250 या 300 पन्नों के करीब है और काफ़ी बड़ी है। तो इस पुस्तक को हमने नोट्स के रूप में तैयार किया है। छोटी सी पुस्तक है, मात्र 100 या 120-30 पन्नों के करीबन हो सकती है, आप देख लीजिएगा। तो देखिए, कुंवर नारायण जो हैं वो लिखते हैं कि अर्थ है वह खाली जगह भी है जो शब्दों के बीच होती है, उसमें उज्ज्वलता भरते ही शब्द समागम एक बिल्कुल जगमगाने लग जाते हैं। कुंवर नारायण। तो ये अनुकर्मणिका आप लोगों ने देख ली होगी। अब इसके अंदर कंटेंट कैसा है ये बात भी होनी चाहिए। अनुकर्मणी तो अच्छी से अच्छी बनाते ही है ना सभी। और वैसे भी आप लोगों ने सरसा पब्लिकेशंस की पुस्तकें पढ़ी हैं पहले भी। दुर्भाग्यवश अपना जो पाठ्यक्रम वो बदलाव कर दिया आरपीएससी ने, वरना तो इस राजस्थान में इतनी शानदार पुस्तकें किसी ने तैयारी नहीं की थी। तो देखिए, ये जो शब्दावली है, जैसे वाणिज्यिक में व्यापार से जुड़ी हुई, अभियोजन में आरोप लगाने वाले पक्ष के संबंधित अभियुक्त, आरोपी, स्टोरी, समाचार कथा, लीड, पहली खबर, इंट्रो, आमुख होता है, बाइट, छोटा सा इंटरव्यू का कथन होता है, विजुअल, समाचार के लिए शूट किए गए चित्र, उसको विजुअल बोलते हैं। या मतलब समाचार पत्रों में वगैरह में ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, अपन इन शब्दों के बारे में जानते नहीं है होता क्या। बुलेटिन, निश्चित अवधि के लिए बुलेटिन समाचार समाप्त हुआ, ऐसे बोलते हैं ना। तो एक निश्चित अवधि के लिए चलाने वाला समाचार क्रम, एंकर, समाचार जो वाचक होता है ना वो होता है। और साइबर, इंटरनेट की दुनिया के लिए प्रयुक्त एक शब्द है साइबर क्राइम। ये सब सुना ना आप लोगों ने। यूनिकोड होता है इंटरनेट पर चलने वाली हिंदी फॉन्ट में, जिसे मंगल भी कहा जाता है। ऐसा पूछा जा सकता है परीक्षा में कि साइबर क्या होता है, यूनिकोड क्या होता है, विजुअल क्या होता है, बाइट क्या होता है ना। समझ रहे हो बात को। तो वो सारे शब्द हैं। असंतुष्ट, असहमति, निर्लिप्तता, बिना किसी पक्ष के भेदभाव के, पठनीयता, पढ़ने योग्य, कुरीतियाँ, अनुचित रीतियाँ, पद्धतियाँ, चश्मदीद, घटना होते हुए भी देने वाला, यानी जहाँ पर घटना पे जो आदमी वहाँ पर रहता है उसको बोलते हैं चश्मदीद, घटना के होते हुए देखने वाला, आंखों देखा हाल होता है ना वो। बूम बाइट होता है जिस माइक से साक्षात्कार लिया जाता है। और गुंजाइश यानी संभावना, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, टेपांकन, रिकॉर्डर, एंकर, शोधकर्ता, समाचार पत्र, पत्रों का आदान प्रदान, समाचार। और स्ववृत्त होता है स्वयं का प्रत्यय। ये आप सभी लोग जानते हो स्ववृत्त क्या होता है। और अगर इसका हिंदी में नाम स्ववृत्त आ जाए तो बहुत से विद्यार्थी नहीं जानते हैं। जैसे बायोडाटा होता है ना, उसको ही बोलते हैं। आजीविका, रोजगार होती है। और इसके अलावा अप एंड जो लिखा है वो है ओप एंड, समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ के सामने प्रकाशित होने वाला वह पन्ना जिसमें विश्लेषण, फीचर, स्तंभ, साक्षात्कार और विचारपूर्ण त्रुटियां प्रकाशित होती हैं। ध्यान रखना, ये एक कॉलम होता है समाचार पत्र का। जैसे पन्ना है तो इसमें एक साइड में एक कॉलम होता है, उसको ध्यान से पढ़ना आप लोग कभी कभी। वहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी आपको, जिसमें क्या फीचर भी मिल जाएगा। कई के स्तंभ, जो निबंध लेख होते हैं ना, स्तंभ उसको बोलते हैं। किसी का साक्षात्कार लिया वो छप जाएगा। या विचारपूर्ण टिप्पणियाँ हैं कि इस जैसे समाज का कोई मुद्दा है उस पर कोई, जैसे पत्रकार होता है वो अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, अन्य कोई प्रश्न भी कर सकता है, वो है। डेडलाइन होता है समाचार माध्यमों में किसी समाचार का प्रकाशित या फिर प्रसारित होने के लिए पहुंचाने की जो आखिरी समय सीमा को ही डेडलाइन बोलते हैं। तो ये तो देखो शब्दावली है, ये बहुत काम की चीज़ है ये शब्दावली, ठीक है ना। फिर इसके बाद में देखिएगा आप लोग, ये जनसंचार के माध्यम, ये दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो बिंदु है कि वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी है ना,
उन्होंने लिखा है कि मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। मीडिया उसको जनता के साथ होना चाहिए, वरना जनता भी उन्हें साथ नहीं देगी। संचार जीवन की निशानी है। संचार शब्द की उत्पत्ति वो चर धातु से हुई है, जिसका साधारण अर्थ ये होता है कि चलना या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार उसी को तो बोलेंगे ना अपन लोग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। इस तरह टेलीफोन के जो तार हैं या फिर बेतार के जरिए भी मौखिक या फिर लिखित संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने की जो प्रक्रिया उसे संचार कहा जाता है। और इस प्रकार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो सूचनाएं, जो विचार, जो भावनाएं, जो विचार आदान प्रदान होते हैं ना, उनको ही संचार कहा जाता है। संचार में एक दूसरे के विचार आदान प्रदान होते हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए, मशहूर संचार शास्त्री हैं बिल्वर श्रेम। उनके अनुसार संचार अनुभवों की एक साझेदारी है। अलग अलग विद्वान अपने अपने हिसाब से अलग अलग परिभाषा दी है। फिर जोसेफ डिवेट्टो हैं, उनने कहा है कि संचार बहुत से व्यक्तियों में एक यंत्र के माध्यम से सूचनाओं, विचारों और दृष्टिकोणों को रूपांतरित करने की प्रक्रिया। बात वही है, विचारों का आदान प्रदान, विचारों को रूपांतरित करने की प्रक्रिया, अनुभवों को व्यक्त करने की प्रक्रिया, मतलब कुछ भी बोल सकते हो आप लोग अपने तरीके से। अब जोर्डेन बोलते हैं कि संगठित स्रोत के द्वारा विस्तृत विजातीय बिखरी हुई जनता को तकनीकी के माध्यम से जो संदेश प्राप्त होता है उसे जनसंचार कहते हैं। यानी अपने अपने तरीके से बताया सबने। संचार माध्यम संचार की प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले जो संचार के तरीके होते हैं ना, उन संचार के माध्यम कहा जाता है। संचार एक घटना न होकर एक प्रक्रिया होती है संचार। साथ ही साथ में यह है जो होती है वो सूचना देने और सूचना पाने वाले दो व्यक्तियों की इसमें भागीदारी आवश्यक होती है। एक तो सूचना देगा, एक सूचना प्राप्त करेगा, दो होने तो बहुत जरूरी है, वरना संचार कहाँ से हुआ। मैंने सूचना ग्रहण कर ली, बात ठीक है, मेरे तक पड़ी है, मैंने आप तक नहीं पहुंचाई, तो क्या मतलब हुआ उसका। यदि संचार के लिए कोई अनिच्छुक है तो वह संचार प्रक्रिया को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। और इस अर्थ में संचार अंतः क्रियात्मक यानी इंटरेक्टिव प्रक्रिया कहलाती है। संचार के तत्व देखिए, स्रोत का संचार, कूटीकृत एनकोडिंग, संदेश, माध्यम या चैनल, प्राप्तकर्ता का या फिर रिसीवर। तो ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब पुस्तक में प्रस्तुत की गई हैं। तो देखिए, स्रोत या फिर संचार, स्रोत या एक उद्देश्य के साथ में संचार प्रक्रिया प्रारंभ होती है। किसी कारण से तो संचार प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जैसे जैसे राम को एक किताब चाहिए तो उसे किसी से किताब के लिए कहना होगा, अतः राम संचार का क्या हो गया, यहाँ पर स्रोत हो गया। समझ गए बात को। स्रोत क्या होता है? स्रोत होता है संचार प्रक्रिया प्रारंभ करने का मुख्य बिंदु, जिसको बोल सकते हैं अपन लोग। तो राम को किताब चाहिए तो राम यहाँ पर क्या हो गया, संचार हो गया, संचार का स्रोत हो गया। फिर कूटीकृत एनकोडिंग होता है, सफल संचार के लिए आवश्यक है कि सामने वाला भी उसी भाषा को जानता हो। यानी एनकोडिंग का मतलब कोड में बातचीत होती है उनकी। स्रोत से प्रारंभ हुआ संचार प्राप्तकर्ता को समझ में आना चाहिए, यही कूटीकृत प्रक्रिया है। संदेश, किसी भी संचार का प्रमुख उद्देश्य है कि अपने ही संदेश को उसी अर्थ के साथ में प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। संदेश जितना स्पष्ट और सीधा होगा, प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान होगा। फिर चैनल के माध्यम से प्राप्तकर्ता, रिसीवर, प्रक्रिया का फीडबैक भी बहुत जरूरी होता है इस चीज में, कि प्राप्तकर्ता को जब संदेश प्राप्त हो जाता है तो वह उसके मुताबिक अपनी प्रक्रिया देता है। और संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इसी प्रक्रिया को फीडबैक कहते हैं, कि आपको ये मिला कि नहीं मिला। फीडबैक तो देना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप लोग कमेंट करोगे ना कि आपको पुस्तक कैसी लगी, तो मेरे पास आपका फीडबैक आएगा। समझ रहे हो ना बात को। फीडबैक वही होता है कि वो प्रक्रिया आपको किस प्रकार से लगी, वो जो सूचना है, जो संदेश है, वो आपको कैसा लगा। ठीक है। फिर आगे आप देख सकते हो ये सारी चीजें, सांकेतिक संचार, व्यक्तिक संचार, सामूहिक संचार, जनसंचार। जनसंचार की विशेषताएं देखिए, जनसंचार क्या होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है जब हम व्यक्तियों के एक समूह के साथ में प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी के या फिर यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग में संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, तो बस इसे ही जनसंचार कहते हैं। जैसे मैंने आप बहुत से लोगों के पास में, आपके पास में ये सूचना भेजी है कि हमारे पास ये पुस्तक है, इस प्रकार से अपन ने तैयार की है, तो ये हो गया ना जनसंचार के एक माध्यम ही तो यूट्यूब अपने लिए, जिसमें देखिए अखबार हैं, टीवी हैं, सिनेमा हैं, इंटरनेट के जितने भी हैं आजकल तो बहुत से चल रहे हैं। इसकी विशेषता होती है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या फिर प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। यानी कोई भी सुन सकता है इसको, ये थोड़ी है कि मैं इसको ऐसे ब्लॉक करके छोड़ दूंगा कि इसको सुनना ही नहीं है, फिर मेरा संचार देने का आपको मतलब क्या हुआ, संदेश देने का।
जनसंचार में संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच में सीधा संबंध नहीं होता है कि अपन दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, कोई मतलब नहीं है अपन को, है ना। आपको अच्छी लगी तो आप लोगों ने देखा सुना, उसको आगे बढ़ाया, नहीं लगा तो वहीं पर रोक दिया, है कि नहीं। सीधा सा कोई संपर्क नहीं है। मेरा ये भी कोई मकसद नहीं है कि सीधा डायरेक्ट आपको सुनाना है, और किसी को नहीं है, सिर्फ आप ही की तक जानी चाहिए। अब आप में है कौन? आप सारी जनता ही तो है यहाँ पर, कोई भी सुन सकता है। फिर जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी जरूरत होती है। समाचार पत्र किसी एक संगठन से प्रकाशित होता है। समाचार पत्र होता है उसको एक संगठन के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। उसी प्रकार से कोई पुस्तक समझिएगा आप लोग, तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी एक मतलब टीम होना बहुत जरूरी होता है। तो टीम के जरिए कुछ उसमें लेखकगण कार्य करते हैं, फिर उसको प्रसारित यानी शॉप वगैरह है, बुक स्टोर वगैरह, वहां तक पहुंचाने के लिए भी कर्मचारियों की बहुत आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा एक संगठन बन जाता है, समझ रहे हो ना। फिर कर्मचारी, मजदूर, लेखकगण सभी जो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी प्रकार से जनसंचार माध्यमों में ढेर सारे द्वारपाल यानी गेट कीपर भी काम करते हैं जनसंचार में। जैसे समाचार पत्र होते हैं, समाचार प्रकाशित होते हैं ना प्रसारित, उसके लिए तो द्वारपाल वह व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का वह समूह होता है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या फिर प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रण और निर्धारित करता है। इस प्रकार से देखिए सभी चीजें आपको मैंने बता दी हैं। फिर थोड़ी सी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें आ गई हैं, उनको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि हिंदी का पहला समाचार पत्र है वो उदंत मार्तंड था, ठीक है, जो 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था जुगल किशोर चतुर्वेदी के द्वारा। फिर इसका संपादन है वो 4 दिसंबर 1827 को बंद कर दिया गया। 1826 को शुरू हुआ, एक ही साल चला था। आर्थिक दृष्टि से स्थिति कमजोर होने के कारण इसको बंद करना पड़ा। भारतीय भाषा में प्रकाशित पत्रकारिता के लिए राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। भारत का पहला समाचार पत्र वो बंगाल गजट नाम से प्रकाशित हुआ था। हिंदी भाषा में प्रथम दैनिक समाचार पत्र की बात करें तो समाचार सुधावर्ण था। 1854 में कोलकाता से श्याम सुंदर दास के संपादक श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था। हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी पत्र बनारस अखबार था। 1845 में मराठी भाषी एक रघुनाथ तथ्य थे, उनके संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था बनारस अखबार। 1848 में इंदौर से उर्दू में मतवाला नाम से एक समाचार पत्र वो प्रकाशित हुआ। फिर 1820 में पत्रकारिता विकास में एक नया मोड़ आ गया जिसे गांधी युग कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी को हम समकालीन भारत का एक सबसे बड़ा पत्रकार कह सकते हैं। गांधी जी ने पत्रकारों के माध्यम से आज़ादी दिलाने के लिए इन समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई थी। यानी गांधी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया था, समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता तक आज़ादी का आंदोलन उसको पहुंचाया। आज़ादी से पूर्व प्रमुख पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी, बालमुकुंद गुप्त हैं, ऐसे बहुत से हैं। और भाषा के विकास की शुरुआत अखबारों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसी दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम प्रमुख रहा था। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने 2-3 समाचार पत्र निकाले थे, इसी प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने। इस प्रकार से आगे जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे रेडियो आ गया। फिर तो रेडियो का विकास जो आविष्कार है वो 1895 में मार्कोनी के द्वारा किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए आमतौर पर बहुत अच्छा औजार बना था। ये सबसे पहले अमेरिकी शहर में पीटर्सबर्ग और न्यूयॉर्क और शिकागो, इनमें 3 रेडियो स्टेशन खुले थे। अब अपने भारत की बात आती है तो 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया और तार विभाग के सहयोग से एक पहला रेडियो स्टेशन खुला। और 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हो गई थी। और आज़ादी के समय भारत में 9 रेडियो स्टेशन थे। अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि आज़ादी के समय भारत में कितने रेडियो स्टेशन थे। तो देखिए मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, मद्रास और तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर, ये तो पाकिस्तान में चले गए थे। इस प्रकार से वर्तमान में अगर देखा जाए तो आकाशवाणी में रेडियो के माध्यम से 24 भाषाओं में 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हो टेलीविजन है उसके बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। फिर ठीक उसी प्रकार से इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से दिए गए हैं। देखिए भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो बंगाल गजट, मैंने आपको अभी पीछे बताया। कागज और मुद्रण का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था, तो चीन में हुआ था। केसरी और मराठा पत्र किसके द्वारा संपादित किए गए थे, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाले गए थे। समाचार सुधावर्ण का संपादक किसने किया था, श्याम सुंदर सेन ने। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। संचार माध्यम कितने रूप होते हैं, तो संचार के माध्यम के 3 रूप होते हैं। भारत का पहला पत्र बंगाल गजट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो ये था जेम्स
ऑक्सटन हिकी यानी एक पाश्चात्य विद्वान या पत्रकार थे, उनके द्वारा। अब इस प्रकार से देखिएगा आप लोग, मतलब पीछे का वर्णन पढ़ने के बाद में, व्याख्या पढ़ने के बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं और खूब सारे प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, ऐसी बात भी नहीं है। आप सभी के सामने है, सब कुछ देख सकते हो आराम से। जैसे व्हाट्सएप पर टिके समाचार वितरित होते हैं, समाचारों के गुण, फिल्म पटकथा कैसे लिखी जाती है, बाइट्स पर टिके समाचार वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेखन की भी बात पूरी अच्छी तरीके से समझाई गई है, दृश्य श्रव्य माध्यम से। रेडियो समाचार के बारे में भी बतलाया गया है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नाम आते ही हमारे मस्तिष्क में रेडियो, टीवी, केबल और फिल्म जैसी छवियां उभरने शुरू हो जाती हैं। इसी तरह मुद्रित माध्यमों में हम कागज के जरिए समाचार प्राप्त किया करते थे, उसी प्रकार से इस माध्यम से बिजली के साथ में रेडियो है, टेलीविजन सेट की आवश्यकता पड़ी है, तो इसको हम दृश्य माध्यम भी कह सकते हैं, यानी श्रव्य और दृश्य दोनों ही थे। श्रव्य दृश्य माध्यम यानी ऑडियो वीडियो विजुअल मीडिया जो है उसको कहते हैं। रेडियो श्रव्य माध्यम है, जबकि टीवी और दृश्य और श्रव्य दोनों है, क्योंकि टीवी में देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और रेडियो में सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं अपन लोग। इसी प्रकार जीवन का हर क्षेत्र में जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यह मनोरंजन से लेकर के सूचना तक हर एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राचीन युग में लेखन की प्रथा नहीं थी, विचार चिंतक लेखक आदि बोल करके अपनी बात है वो कहा करते थे। स्वर, आवाज, शब्द, मात्रा शक्ति से जीवित रखे जाते थे, इस प्रकार से ये होता था। इसी प्रकार रेडियो है, उसमें भी आप उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है वो भी देख लेते हैं कि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, यानी रेडियो जो पत्रकार समाचार जब पढ़ता है तो श्रोताओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है उसको। आपने यदि कभी रेडियो में समाचार बुलेटिन सुना हो तो ध्यान दिया होगा कि उसमें अधिक विस्तार से खबरें नहीं होती हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए तो अखबार में इंट्रो जितनी या फिर उसे थोड़ी बड़ी खबरें ही श्रोताओं तक पहुंचती हैं, क्योंकि रेडियो बुलेटिन का जो समय सीमा होती है वह आधे घंटे के बुलेटिन से अधिक खबरें शामिल करने की कोशिश की जाती है, यानी वो जल्दी जल्दी सारे समाचार बतला देता है। और रेडियो समाचार पत्र लिखते समय सहज, सरल और प्रवाहमय भाषा का प्रयोग करना बहुत आवश्यक होता है, जिससे कि श्रोताओं को आसानी से या सरलता से समझ में आ जाए कि पत्रकार अपने को कहना क्या जा रहा है। रेडियो समाचार है वो हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में अपनाई जाती है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार पत्र किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले, यानी बॉडी, इंट्रो और समापन, ये तीन चीजें होती हैं। तो महत्वपूर्ण समाचार सबसे पहले, उसके बाद में घटते हुए क्रम में समाचार, फिर अन्य तथ्य होते हैं वो अंतिम में वो बता के चला जाता है। इसी प्रकार से ये सारी चीजें हैं। सृजनात्मक लेखन में कविता कैसे लिखी जाती है वो सारी बातें हैं, और कहानी वगैरह है, रेडियो नाटक होता है, वो जितने भी होते हैं ना वो सभी। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी आपके सामने हैं, यानी कार्यालय लेखन जैसे पत्र वगैरह जो होते हैं ना, उनके बारे में भी सब बताया है। उनके बारे में भी आप लोग देख सकते हो। कार्यालय पत्र इस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें क्या क्या होता है। अर्ध सरकारी पत्र, इसको औपचारिक पत्र भी कहा जाता है। ये यानी अर्ध सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र होता है, सॉरी, औपचारिक पत्र के विपरीत होता है अर्ध सरकारी पत्र। इसमें अनौपचारिकता का पूट होता है, मतलब मैत्री भाव से लिखा जाता है। इसमें एक मैत्री का भाव होता है। सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जानता हो, यानी एक दूसरे को जानते हैं, तब लिखा जाता है अर्ध सरकारी पत्र। और अर्ध सरकारी पत्र का ऐसी स्थिति में लिखा जाता है जब किसी खास मसले को संबंधित अधिकारी का वो ध्यान उस मसले की ओर आकर्षित करवाया जाता है और उसे व्यक्तिगत परामर्श लिया जाता है। और प्रारूप के बाईं और शीर्ष पर प्रेषक का नाम होता है, नीचे उसका पदनाम होता है। अर्ध सरकारी पत्र में अनुमम कार्यालय की जो लेटर हेड होती है ना, अगर उपलब्ध हो तो उसी पे लिखा जाता है। प्रारंभ में संबोधन में इसमें महोदय या प्रिय महोदय का प्रयोग नहीं होता है, जैसे सरकारी पत्र में होता है वैसा अर्ध सरकारी पत्र में नहीं होता है। इसमें संबोधन में होता है श्री, प्रियवर, श्री आदि शब्दों का प्रयोग करके। अंत में अधोलिखित में बहुधीय का प्रयोग नहीं करके आपके शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से ही अक्सर एग्जामिनर प्रश्न यूं ही बनाता है कि अर्ध सरकारी पत्र औपचारिक होता है या अनौपचारिक, है ना, अनौपचारिक होता है। इसमें कैसा भाव होता है, मैत्री भाव होता है, दूसरे ऑप्शन में दे दिया। व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं। इसी प्रकार से संबोधन में महोदय, प्रिय महोदय इन शब्दों का प्रयोग होता है नहीं, इन शब्दों की जगह श्री, श्रीवर, श्रीयुत ऐसे शब्दों का होता है। और अंत में बहुधीय की जगह है आपका शब्द का प्रयोग किया जाता है, बहुधीय का नहीं किया जाता है। ये चीजें काम की होती हैं। यहाँ से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, देख रहे हो आप। तो ये स्मरण पत्र है, यानी कोई पत्र पहले लिख दिया और उसको वो भूल गए तो याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है ना, उसको स्मरण पत्र कहा जाता है। ठीक है।
फिर ऐसी टिप्पणी है, वो सारी बातें, कार्यसूची है, कार्यव्रत है, फिर उसके बाद में आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी देख सकते हो। यानी बहुत ही अच्छी तरीके से एक नोट्स के रूप में तैयार की गई पुस्तक है, न कि ये पुस्तक के मतलब पर्पज से नहीं बनाई गई है। ये एक तरह से नोट्स हैं, आपको अलग से इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। और 5 या 7 प्रश्न हर व्याख्याता भर्ती में आप पेपर उठा के देख सकते हो, इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो आशा करता हूँ हर एक बात आपको आराम से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हो। जैसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख सकते हो 9928 90 47 82, इसके माध्यम से भी आपको ये पुस्तक है वो प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों। एक नोट्सों के रूप में बनाई गई अच्छी छोटी सी गुटिका के रूप में यह पुस्तक है। ऐसे बड़ा कोई झमेला कुछ भी नहीं है। जो सारगर्भित बातें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं वही हमने इसमें शामिल की हैं। धन्यवाद दोस्तों।